हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज JKSSB। सो MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। बीच में कुछ इश्यूज़ के चलते ये कंटिन्यू बीच में रुक गई थी वीडियोस, लेकिन अब फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है अभी न्यूज़ आ रही है कि एग्ज़ाम जो हैं होने वाले हैं, सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम्स। तो यू शुड बी रेडी बाय दैट टाइम। ठीक है, तो अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, पंकज JKSSB को, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो। ठीक है, MCQ सीरीज़ है ये, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी विद आंसर्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम। सबसे पहले आप आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसमें से ऑटोबायोग्राफी कौन सी है इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम। मैरी कॉम को कौन नहीं जानता। ठीक है, तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उनका नाम है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये एक्चुअली मैरी कॉम ने बताया कि वो कैसे एक फार्मर की बेटी होते हैं वो, और वो कैसे अपना हार्डवर्क से, ठीक है, एक वर्ल्ड लेवल चैम्पियन बनते हैं। ठीक है, बॉक्सिंग के चैम्पियन बनते हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया कि इसमें कि ओनली विद हार्ड वर्क आप अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। तो वो स्टोरी बताइए अपनी। ठीक है, उसके बाद अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, ये बड़े ही फेमस हमारे माइक टाइसन, उन पे ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग इट माई वे, आई होप ये सबको पता होगा, सचिन तेंदुलकर के बारे में, मतलब उनकी बायोग्राफी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये है हमारे एक और क्रिकेटर हैं युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह है, उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने बताया क्रिकेट से फिर इनको कैंसर हो गया, कैंसर से फिर इनको क्रिकेट में आए। तो द जर्नी दैट ही हैड, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स वॉट एवर ही हैड इन दैट फेज, तो वो उसका इसमें बताया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, वैसे तो ये आई होप नाम से पता लग रहा होगा, ठीक है, कि किसके रिलेटेड होगा, क्या होगा, लेकिन इसमें जो मेन एक एक्टिविस्ट जो थे, जहाँ उनको पहले वो पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है, उनका क्या नाम है, तो इसका आंसर है मेधा पटकर। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक्चुअली क्या हुआ कि नर्मदा पे एक प्रोजेक्ट बन रहा था, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ठीक है, नर्मदा नदी पर ही एक बहुत फेमस स्टैचू बनाया, कमेंट करके बताना है कौन सा स्टैचू है। ठीक, अभी मोदी गवर्नमेंट ने बनाया उसको। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बन रहा था नर्मदा में, ये बन रहा था गुजरात में। तो इसके लिए ये एक्चुअली डैम बन रहा था, तो गुजरात में बन रहा था। तो इसमें क्या होना, डैम जब भी बनता है तो कुछ गाँव, कुछ लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है। ठीक है, उनको रिहैबिलिटेट किया था, लेकिन उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए अभी तक कोई भी प्रोविज़न नहीं थे। तो लोगों के कंसर्न के साथ चलते हुए, ठीक है, मेधा पटकर ने इसको नर्मदा बचाओ आंदोलन को स्टार्ट किया। ठीक है, और इसमें एक्चुअली ये भी था कि इसका जो वाटर फ्लो है और इसकी जो वाटर में अंदर जो इसकी डाइवर्सिटी होती है उसको इफेक्ट करेगा। तो ये था, लेकिन मेन ये था लोगों की रिहैबिलिटेशन, जो लोग उनको जिन लोगों को इसकी वजह से हटाया जा रहा था, जो गांव, जो शहर, जो मतलब शहर तो नहीं होते, गांव, जो भी गांव इसके चक्कर में, ठीक है, पानी के अंदर आ जाने से, तो उनके लिए मेनली ये था। ठीक, तो इसका आंसर है मेधा पटकर। नेक्स्ट, लिपू लेक पास इज़ इन विच स्टेट। तो लिपू लेक पास, देखो पासिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हर स्टेट के 2-3 पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पास है शिपकिला पास। शिपकिला पास एक्चुअली ला का मतलब ही पास होता है। ठीक है, ला का मतलब पास होता है। ठीक है, शिपकिला क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसमें आती है चनाब नदी। चनाब नदी इस पास से इंडिया में एंटर करती है। जो चनाब है वो एक ट्रांस हिमालयन रिवर है, ट्रांस हिमालयन रिवर है। ठीक है, मैंने बताया पिछली वीडियो में MCQs में कि ट्रांस हिमालयन रिवर्स कौन सी होती हैं। ठीक है, ओके, तो ये शिपकिला पास है, चनाब रिवर है। ठीक, इंडिया में 2-3 ही नदियाँ हैं जो जिनका जो ओरिजिन है वो इंडिया से बाहर है, जैसे इंदस हो गया, चिनाब हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी रिवर्स हैं वो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई हैं। ठीक, ठीक है, एक और है तीस्ता। ठीक है, ये भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, उसके बाद अभी आ गया हिमाचल प्रदेश। तो ये इसका आंसर क्या है? पहले इसका आंसर आता हूँ। ये मैं मिटा रहा हूँ, आप वीडियो के साथ साथ मैं बोलते भी आ रहा हूँ, आप अपने नोट्स बनाते जाना, इंपॉर्टेंट है। तो लिपू लेक पास जो है वो उसका आंसर है उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड में ही पास है। ठीक, और अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात जैसे हिमाचल का तो मैंने बता दिया। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है बॉमडीला। ठीक है, बॉमडीला। सिक्किम में नाथुला और एक जिलिपला। ठीक है, नथुला इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक यात्रा शुरू होती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, वो यहाँ से होती है। ठीक है, अभी इसका एक ऑल्टरनेट रूट हो रहा है, लिपू लेक पास से भी निकलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, तो कौन सा शेड्यूल है जिसमें ये 3 लिस्टें हैं। ठीक है, आंसर देते जाओ, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाओ। ठीक है,
अच्छा ओके, तो कौन सा शेड्यूल है? एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, ठीक है, 12 शेड्यूल्स है, और ये है 7th शेड्यूल में, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे हर लिस्ट होती है ना, जैसे यूनियन लिस्ट उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट्स होंगे। तो जैसे यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट है जैसे डिफेंस, तो जो भी सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है वो मतलब उस सब्जेक्ट पे कोई भी रूल बनाना, लॉ बनाना है, कुछ भी है, वो यूनियन मतलब सेंटर बनाएगा, ठीक है। जैसे डिफेंस है, तो डिफेंस अगर यूनियन लिस्ट के अंडर है तो सेंटर ही उसमें रूल बनाता है, स्टेट नहीं बना सकता उसमें कोई रूल, ठीक है। सेकंड, जैसे स्पेस है, ये भी सेंटर के अंडर है, तो स्पेस में स्टेट नहीं बना सकती कि हाँ हमने अपनी सैटेलाइट अलग लॉन्च कर देंगे, कुछ ऐसा। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, गवर्निंग बॉडीज़ जो भी होंगी, उनके जो भी अमेंडमेंट्स होंगे, कुछ उनके जो भी मतलब जो भी रूल्स वगैरह होंगे, सब वो सेंटर ही बनाएगा, ठीक है। स्टेट में जैसे हेल्थ है, ठीक है, इरिगेशन है, ठीक है, ये सब जो स्टेट लिस्ट में होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो स्टेट है वो इन पर रूल बना सकती है, ठीक है, स्टेट के अंडर होते हैं, ठीक है। जैसे पुलिस जो है वो भी स्टेट सब्जेक्ट में है, ठीक है। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में होगा दोनों, जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों रूल बनाते हैं। लेकिन अगर बाय द वे ऐसा होता है कि दोनों में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बताते हैं, जैसे सेंटर एग्जांपल के तौर पे लगा लो कि पुलिस का ऐसे बोल दिया कि जो एज है वो मिनिमम 18 होगी, लेकिन सेंटर बोलता है जो मिनिमम एज है वो 21 होगी, तो जो सेंटर का रूल होगा ना वही चलेगा, सेंटर का रूल, क्योंकि सेंटर हमेशा सुपीरियर है, ठीक है, स्टेट से, ठीक। तो ये हुई लिस्ट, उनमें क्या होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद यूनियन लिस्ट, इसमें अभी 100 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट इसमें है 61 और कॉन्करेंट लिस्ट में है 52, ठीक है। ओरिजिनली इसमें 97 थे, ये प्रेजेंट है, ठीक, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो इसमें थे 66 और इसमें थे 47। आपने देखा कि जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, एक चीज़ नोटिस करना है, यूनियन लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट हो गए हैं, स्टेट लिस्ट में कम हो गए हैं, मतलब स्टेट की पावर कम कर दी गई है, बस इतना ही है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसमें क्या है, सेंटर का ही रोल होगा, क्योंकि अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा रूल बना दिया जो नहीं होना चाहिए, तो सेंटर अगर रूल बना देगी तो वो स्टेट वाला ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये पता लगता है कि जो सेंटर को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की जो आइडियोलॉजी है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 7th शेड्यूल, ठीक। आई होप आपको लिस्ट के बारे में पता लग गया है। एक और लिस्ट होती है रेजिडुअरी लिस्ट, ठीक है, इस लिस्ट के बारे में बताना कि कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। हाँ, अगर ये जो तीनों लिस्ट हैं ये है आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 में ये लिस्टें हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आई थिंक इसमें तो किसी को ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो इनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलते हैं, इसके साथ चीफ आर्किटेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। उसके अलावा ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा जिसका नाम था मूक नायक, ठीक है। मूक मतलब चुप्पी, नायक मतलब लीडर, तो इसका इंग्लिश में था लीडर ऑफ द साइलेंट, ठीक है। उसके बाद ये इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो ब्रिटिशरों के टाइम हुई थी उनमें पार्टिसिपेट किया था। इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 14 अप्रैल, पता नहीं क्यों इसको नेशनल वाटर डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये था, और इनको भारत रत्न मिला था, बड़ा लेट मिला था, भारत रत्न इनको मिला था आई थिंक 1990 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा जानना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में, ठीक है। अब बाकियों के बारे में देख लेते हैं। सर्वपल्ली सच्चिदानंद सिन्हा, इनके बारे में ये देखो कि इसमें क्या है, ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। 9 दिसंबर 1946 में इनको कॉन्स्टिट्यूशन का टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद इनको बना दिया, ये थे फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और ये बने फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और नहीं सर, फर्स्ट ये राजेंद्र प्रसाद है, सॉरी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे ये थे हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट, ठीक है। BR अम्बेडकर के बारे में बता दिया। राजेंद्र प्रसाद ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के भी
ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी यही थे, ठीक है। सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ओके। तो ये था। अच्छा उसके बाद ये क्वेश्चन एक और, द वेल ऑफ कश्मीर मतलब कश्मीर वैली इज़ द सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच प्रोडक्ट, तो ये आपको आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर है सेफ्रॉन, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन माउंटेनियर हु क्लाइम्स ओवर द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, तो ये इंडिया की संतोष यादव इनका नाम है, ठीक है, 2 बार इन्होंने क्लाइम किया। हु इज़ नोन एज द फ्लाइंग सिख, इसका भी मेरे को लगता है कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मिल्खा सिंह है, ठीक है। इनको फ्लाइंग सिख किसने दिया था, ये थे जनरल आयूब खान, ठीक है। इन्होंने दिया था 1960 में, इनको बोला था कि ये तुम मूवी में आपने देखा होगा कि तुम दौड़े नहीं तुम उड़े हो, ठीक है। तो फ्लाइंग सिख इन्होंने बोला था, ठीक है। इन्होंने किसको हराया था, अब्दुल खालिक को हराया था, अब्दुल खालिक, ठीक है, पाकिस्तान से थे, उनको हराया था। और मिल्खा सिंह फर्स्ट पर्सन है इंडिया से, फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, ठीक है, टू वन गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स इन कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, फर्स्ट गोल्ड इन ओलंपिक्स, आप बताओ किसने जीता था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एशियन गेम्स में भी 2 गोल्ड जीते हैं, एशियन गेम्स में 2 गोल्ड जीते, एक था 1958 में, एक था 1962 में, ठीक है। इन दो में भी इन्होंने ओलंपिक्स में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। अच्छा, द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ड टू कॉमरेट द विजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग, तो कौन से किंग थे जिनके मतलब जिनकी स्वागत में ये गेट बनाया गया था, तो इनका नाम था किंग जॉर्ज 5th, ठीक है। इन्होंने क्वीन मैरी के साथ 2 बड़े टूर किए थे हमारे, ठीक है, रॉयल टूर बोलते हैं। तो ये जो टूर था इनका, आई थिंक इनिशियल पहला टूर था 1905-06 में, ठीक है, और उसके बाद था 1911-12 में, ठीक है। 2 टूर किए थे इंपॉर्टेंट। और इसका जो क्या बोलते हैं नींव, जो गेट जो फाउंडेशन रखी थी वो थी 1911 में, और इसको 2-3 साल लगे थे बनाने में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च ये कहाँ पे है, तो ये यूपी में है, कानपुर में, ठीक है, यूपी। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने आंसर प्लीज़ ज़रूर दो, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन बोले हैं उनका तो पक्का दो, ठीक है। चलो, और रिसर्च करो, ठीक है। आप खुद रिसर्च करोगे तो आपको खुद पता चलेगा। थैंक यू।